जरा सोचिए अगर जीवन भर जिस आवाज पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है ना, वो आवाज जो दिमाग के अंदर दिन रात लगातार बोलती रहती है, वो असल में अपनी हो ही ना। बिल्कुल। क्या हो अगर वो एक ऐसा वायरस हो जिसे किसी और ने आपके दिमाग में इंस्टॉल किया हो। हाँ एकदम। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी खतरनाक सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये चर्चा कोई शांति, ध्यान या जंगलों में जाकर सन्यासी बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सही कहा। आज का विषय दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हैकिंग के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब हम उन स्रोतों और रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि कैसे इस समाज ने इंसानी दिमाग को हैक कर रखा है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये है कि कैसे इस मंकी माइंड को नष्ट करके एक मॉन्क माइंड यानी भिक्षु मानसिकता को हासिल किया जाए। और देखो, यहाँ भिक्षु बनने का मतलब पहाड़ों पर चले जाना नहीं है। स्रोतों में इसे एक अछूत आर्किटेक्ट बनने की प्रक्रिया कहा गया है। एक ऐसा इंसान जो इसी मैट्रिक्स के बीच रहता है, काम करता है, लेकिन उस पर बाहरी शोर का कोई असर नहीं होता। यार, ये अछूत आर्किटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। मतलब ये एक तरह से मैट्रिक्स के बीच रहकर मैट्रिक्स को हैक करने वाली बात हो गई। एकदम 100% सही। और इस अभेद्य स्थिति तक पहुंचने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी झूठ को तोड़ने से होती है। वो झूठ जिसे पहचान का भ्रम कहा गया है। पहचान का भ्रम, इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। समाजशास्त्री चार्ल्स कूली का एक बहुत मशहूर नियम है जिस पर इस पूरे विश्लेषण की नींव रखी गई है। नियम कहता है, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो कोई दूसरा इंसान मेरे बारे में सोचता है। तो फिर इंसान है क्या? मैं असल में वो हूं जो मुझे लगता है कि कोई दूसरा मेरे बारे में सोच रहा है। अरे बाप रे, ये तो दिमाग को उलझा देने वाला एक बहुत ही खतरनाक लूप है ना? बिल्कुल। इंसान इसी लूप में फंसा रहता है। मतलब इसका तो ये हुआ कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक परछाई या एक नकली इमेज को बचाने में लगा देता है। ये मंकी माइंड का सबसे बड़ा लक्षण लगता है मुझे। हर वक्त दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजना। हाँ, और मॉन्क माइंड इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। वो इस वैलिडेशन वाले लूप से बाहर निकलकर सिर्फ अपने मूल मकसद पर लॉक रहता है। तो इस झूठी पहचान के मायाजाल को समझ लेने के बाद अगला तार्किक कदम क्या होना चाहिए? मतलब ये सिस्टम इंसान को इस लूप में फंसाए रखने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल करता है? स्रोत स्पष्ट रूप से दो सबसे बड़े हथियारों की ओर इशारा करते हैं, नकारात्मकता और डर। यही वो कोड है जो इंसान को हमेशा कमजोर और सिस्टम पर निर्भर बनाए रखता है। नकारात्मकता और डर। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नकारात्मकता को किसी कंप्यूटर में आए उस मैलवेयर या वायरस की तरह देखा जा सकता है जो बैकग्राउंड में छुपकर चलता रहता है? बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? एकदम। क्योंकि अक्सर लोग नेगेटिविटी को सिर्फ एक बुरा मूड मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे पूरे सिस्टम की मेंटल रैम और बैटरी को सोख लेता है। एकदम सही कह रही हैं आप। शोध बताते हैं कि नकारात्मकता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल इन्फेक्शन है। जो लोग 3 C's के सिद्धांत पर चलते हैं। 3 C's कौन से? कंप्लेन करना, कंपेयर करना और क्रिटिसाइज करना। मतलब शिकायत, तुलना और आलोचना। जो लोग हमेशा ये करते हैं वे असल में इस वायरस के कैरियर या वाहक होते हैं। ओह अच्छा, तो ये एक छूत की बीमारी की तरह है। बिल्कुल। जब कोई इंसान लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स शारीरिक रूप से इस वायरस का शिकार होने लगते हैं। उसकी फैसले लेने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। यार, ये तो बहुत डरावना है। ये तो हुई नकारात्मकता की बात, लेकिन इस मैट्रिक्स में डर का क्या रोल है? क्योंकि समाज तो कदम कदम पर डर पैदा करता है। डर मैट्रिक्स का सबसे शक्तिशाली टूल है। अच्छी नौकरी न मिलने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन मंक माइंड डर को एक दीवार की तरह नहीं देखता। तो वो उसे कैसे देखता है? वो डर को एक कंपास या दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ट्रिक यह है कि खुद को डर से पूरी तरह अलग कर लेना। एक आम मंकी माइंड कहता है, मैं डरा हुआ हूँ। हाँ, मतलब वो उस डर को अपनी पूरी पहचान ही बना लेता है। एकदम। लेकिन एक मंक माइंड कहता है, मुझे डर का एहसास हो रहा है। ये सुनने में तो बस शब्दों का मामूली हेरफेर लग रहा है। ऐसा लगता है, पर ये मामूली नहीं है। ऐसा कहते ही दिमाग तुरंत एक ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाता है। इंसान उस डर को खुद से अलग करके मेज पर बिठाता है और उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है।
क्या बात कर रहे हो, डर का इंटरव्यू? हाँ, वो डर से पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्या चेतावनी देने आए हो? मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है? इस तरह डर एक दुश्मन से बदलकर इंसान का सबसे बड़ा सामरिक सलाहकार बन जाता है। ये माइंडसेट तो पूरी तरह से खेल को ही पलट देता है। डर से भागने की बजाय उससे अपना सलाहकार बना लेना। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक उलझन पैदा हो रही है। बताइए। मान लीजिए हमने पहचान लिया कि नकारात्मकता और डर वायरस है और हम उन्हें क्वारंटाइन करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो टॉक्सिक इंसान कोई ऐसा हो जिसे रोजमर्रा की जिंदगी से हम पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते? जैसे कोई बॉस या परिवार का सदस्य? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ऑफिस का बॉस ही ऐसा हो, वहाँ ये क्वारंटाइन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी? ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। ऐसे हालातों के लिए स्रोत 25-75 रूल का गणित समझाते हैं। ये ऊर्जा का एक बहुत ही रणनीतिक संतुलन है। 25-75 रूल, ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर किसी इंसान की मजबूरी है कि उसके दिन का 25% समय किसी एनर्जी वैम्पायर के साथ बीतता है, मतलब उन लोगों के साथ जो ऊर्जा चूस लेते हैं, तो उसे बाकी 75% समय, अच्छा, बाकी 75% समय किसी पॉजिटिव चीज को देना होगा? हाँ, किसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले इंसान, प्रेरक किताबों या मॉन्क लेवल विचारों के साथ बिताना होगा। एक तरह से ये एंटीडोट या दवा लेने जैसा है। अगर 25% जहर सिस्टम के अंदर गया है तो उसे बेअसर करने के लिए 75% सकारात्मक ऊर्जा की भारी डोज लेनी ही होगी ताकि वायरस हावी ना हो पाए। बिल्कुल। और बचाव सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं करना है। कई बार इंसान का खुद का दिमाग ही पुराने कोड की वजह से नेगेटिव विचार बनाने लगता है। हाँ, ओवरथिंकिंग। सही कहा। इसके लिए दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक करने का एक टूल है, स्पॉट स्टॉप स्वैप। ये स्पॉट स्टॉप स्वैप असल जिंदगी में कैसे काम करता है? इसे किसी ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है और अचानक विचार आता है, यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये तो बहुत आम बात है। ये पहला कदम है विचार को स्पॉट करना, यानी बस ये देखना कि वो विचार आ चुका है। दूसरा कदम है उसे मानसिक रूप से स्टॉप या रुकने का कमांड देना, और तीसरा कदम है उसे स्वैप कर देना। स्वैप मतलब उसे किसी तार्किक विचार से बदल देना। एकदम। जैसे मैंने इस विषय पर हफ्तों रिसर्च की है, मेरे पास पूरा डेटा है, मुझे बस वही डेटा सामने रखना है। तो मतलब उस नेगेटिव लूप को शुरू होने से पहले ही सिस्टम से डिलीट कर देना। और इसी सिस्टम क्लीनअप में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू आता है, माफी। हाँ, फॉरगिवनेस। अक्सर समाज में माना जाता है कि किसी को माफ कर देना मतलब कमजोर हो जाना। ये एक सॉफ्ट गुण माना जाता है ना? स्रोतों में जिस डार्क साइकोलॉजी का जिक्र है उसमें माफी का मतलब बिल्कुल अलग और निर्मम है। जब इंसान किसी बात पर गुस्सा पाले रखता है तो वो गुस्सा असल में एक बैकग्राउंड ऐप की तरह काम करता है, जो लगातार मेंटल रैम और बैटरी चूस रहा होता है। बिल्कुल वही। तो इसका मतलब ये हुआ कि माफ करना उस दूसरे इंसान पर कोई एहसान करना नहीं है, बल्कि ये उस बैकग्राउंड ऐप को फोर्स स्टॉप करके अपने ही सिस्टम को फ्लश आउट करने का एक लॉजिकल तरीका है। सही पकड़े हैं। ये किसी भावनात्मक कमजोरी का नहीं बल्कि मानसिक दक्षता का टूल है। और इस सिस्टम क्लीनअप के बाद की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अब एक खाली दिमाग बचता है। हाँ, जब पुराने और खराब कोड डिलीट हो गए तो इस खाली जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, वरना पुराना वायरस वापस आ जाएगा। अरे वाह, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस खाली जगह में एक नया अभेद्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। और स्रोतों के हिसाब से ये नया सॉफ्टवेयर बनता है उद्देश्य और दिनचर्या से, पर्पस और रूटीन। लेकिन रूटीन को तो आमतौर पर स्कूल के उस बोरिंग टाइम टेबल की तरह देखा जाता है जो इंसान की आज़ादी छीन लेता है। यही तो मैट्रिक्स का एक और बड़ा धोखा है। रूटीन असल में कोई बोरिंग टाइम टेबल नहीं है, ये दिमाग का ऑटोमेटेड गियर सिस्टम है। ऑटोमेटेड गियर सिस्टम मतलब? इसका मुख्य काम है डिसीजन फटीग, यानी रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले लेने की वजह से होने वाली मानसिक थकावट को खत्म करना। जब बुनियादी काम जैसे कब उठना है, क्या पहनना है, ऑटो पायलट मोड में होने लगते हैं तो दिमाग की असली ऊर्जा बच जाती है गहरे और रचनात्मक फैसलों के लिए। समझ गए? और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, स्रोतों में उसे इरादे का अदृश्य इंजन कहा गया है। ये इंजन कैसे काम करता है? देखो, इंसान मुख्य रूप से 4 स्तरों पर मोटिवेट होता है। पहले 2 स्तर हैं डर और इच्छा। ये दोनों मैट्रिक्स के स्तर हैं। डर से किया गया काम थका देता है और इच्छा इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और बाकी के 2 स्तर? मोंक माइंड बाकी के 2 उच्च स्तरों पर काम करता है, जिम्मेदारी और प्यार।
जब कोई काम जिम्मेदारी या सेवा भाव से किया जाता है तो इंसान की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कोई इंसान अपने असली इरादे को पहचाने कैसे? इसके लिए वायर लैडर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वायर लैडर मतलब क्यों की सीढ़ी, ये कैसे काम करती है? मान लीजिए कोई इंसान कहता है कि उसे अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहिए, इस पर यह तकनीक कैसे लागू होगी? इसमें सतह के नीचे जाने के लिए बार बार क्यों पूछा जाता है। पहला सवाल, प्रमोशन क्यों चाहिए? जवाब आ सकता है ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिले। फिर दूसरा सवाल, ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? जवाब आएगा ताकि मैं एक बड़ा घर खरीद सकूं। तीसरा सवाल, बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब, ताकि लोग मुझे सफल माने। और फिर चौथा सवाल, लोग सफल माने, ये क्यों चाहिए? और यही असली जवाब आता है, क्योंकि मुझे अंदर से लगता है कि मैं काफी नहीं हूं, मुझे सम्मान चाहिए। उफ, तो 4-5 बार क्यों पूछने पर वो इंसान बाहरी इच्छा से सीधा अपने आंतरिक डर या अहंकार तक पहुंच गया। ये तो बहुत ही ताकतवर टूल है यार। बिल्कुल, और जब ये सतही इरादा साफ हो जाता है तब इंसान अपना सच्चा धर्म खोज सकता है। स्रोतों में धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, ये इंसान का वो यूनिक कोड है जिसके लिए वो बना है। यानी पैशन, एक्सपर्टीज और उपयोगिता का संगम। जो काम पसंद है, जिसमें महारत है और जिससे दुनिया का भला हो। एकदम। अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ जाकर सिर्फ पैसों के लिए कुछ और बनने का नाटक कर रहा है तो वो एक तरह का बायोलॉजिकल सुसाइड कर रहा है। और इस धर्म को सही दिशा देने के लिए इंसान के 4 मानसिक ढांचों या वर्ण को समझना जरूरी है। समाज ये भ्रम पैदा करता है कि हर कोई लीडर बन सकता है, जबकि हकीकत में हर इंसान के एक मूल प्रकृति होती है। वो या तो एक गाइड है, लीडर है, क्रिएटर है या मेकर है। और अपनी इस क्षमता को समझने के लिए क्वाड्रेंट ऑफ पोटेंशियल की बात की गई है। मतलब एक मंक माइंड अपना 80% समय सिर्फ अपने जोन ऑफ जीनियस में लगाता है, बाकी काम वो छोड़ देता है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए रूटीन का विज्ञान काम आता है। इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जगह की ऊर्जा और समय की याददाश्त। जगह की ऊर्जा मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा है तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिस्तर की ऊर्जा आराम करने की है और समय की याददाश्त का मतलब है कि रोज एक ही समय पर काम करने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। इसीलिए स्रोतों में टाइम मॉर्निंग रूटीन को इतना असरदार बताया गया है। थैंकफुलनेस, इनसाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। और सबसे खास बात यह है कि मॉन्क माइंड ये सब काम मैट्रिक्स के जागने से पहले कर लेता है, जब दुनिया सो रही होती है। इससे तो सुबह सुबह ही एक अनफेयर एडवांटेज या एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स मिल जाता होगा। हाँ, एक ऐसी जीत जो दिन शुरू होने से पहले ही मिल जाती है और रात के रूटीन में अगले दिन की योजना बन जाती है। तो ये तो हुई बाहरी रूटीन की बात, लेकिन इसके बाद युद्ध का मैदान इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही अहंकार और जिद्दी अवचेतन मन से होती है। सही कहा। इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए उपनिषदों से लिए गए रथ के रूपक को गहराई से समझाया गया है। इंसान के शरीर को एक रथ माना गया है और 5 इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं, दिमाग उन घोड़ों की लगाम है और इंसान की बुद्धि उस रथ का सारथी है। ये बहुत ही शानदार दृश्य है। तो आम मंकी माइंड में घोड़े लगाम को जहां तहां खींच रहे होते हैं और सारथी सो रहा होता है, लेकिन मॉन्क माइंड में बुद्धि जागृत होती है और उसकी उन घोड़ों पर लोहे जैसी मजबूत पकड़ होती है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो एक 5 साल के जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल, उसे हर चीज का तुरंत मजा चाहिए, चाहे डोपामाइन हो या जंक फूड। उस बच्चे को डांट कर खत्म नहीं किया जा सकता, अनुशासन से उसकी पेरेंटिंग करनी पड़ती है। और जब दिमाग ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाए तो उसे वर्तमान की क्रूर वास्तविकता में लॉक करने के लिए बॉडी स्कैन जैसी तकनीक काम आती है। साथ ही मंत्रों का भी जिक्र है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेशनल ओवरराइड की तरह काम करते हैं। जब दिमाग में शोर हो तो एक ही ध्वनि पर फोकस करने से शोर कट जाता है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बहरूपिया है वो है अहंकार, ईगो। और ये 2 रूपों में आता है। एक है घमंड कि मैं सबसे महान हूं और दूसरा है हीन भावना कि मैं सबसे खराब हूं। दोनों के केंद्र में मैं मौजूद है। मॉन्क माइंड इस नकाब को फाड़ देता है और बिगनर माइंड में प्रवेश करता है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना, क्योंकि जिस पल इंसान सोच लेता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, उसके सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यार इसी से जुड़ी एक अवधारणा है जिस पर मुझे थोड़ी रुकावट डालनी होगी।
डिटैचमेंट या अनासक्ति। हाँ, ये एक बड़ा विषय है। अनासक्ति का नाम सुनते ही एक ऐसे सन्यासी की तस्वीर बनती है जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में बिना किसी चीज पर मालिकाना हक जताए सरवाइव करना मुमकिन है? ये अनासक्ति के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिटैचमेंट का असली मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन कोई भी चीज इंसान को कंट्रोल न करे। मतलब जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, फोन, रिश्ते, उन्हें एक तरह से इस दुनिया से किराए पर लिया हुआ मानना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस पल इंसान किसी चीज का मालिक होने का दावा करता है, उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। और यही डर उसे मैनिपुलेट करता है। बहुत ही गहरी बात है। और जब दिमाग का ये रथ नियंत्रण में आ जाता है, तब इंसान उस एलीट स्तर पर पहुंचता है जहां सहानुभूति और कृतज्ञता काम आती है। ग्रैटिट्यूड। लेकिन क्या इस क्रूर दुनिया में सहानुभूति और कृतज्ञता कमजोर लोगों वाले गुण नहीं है? क्या ये सच में एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह कोल्ड रणनीतियां हो सकती हैं? ये कोई कमजोरी नहीं है। इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस काम करता है। इंसान का दिमाग एक ही समय पर डर और कृतज्ञता दोनों महसूस नहीं कर सकता। यानी अगर नरक जैसी स्थिति में भी इंसान कोई छिपा हुआ सबक ढूंढ ले और उसके लिए आभारी हो जाए, तो वो असल में दुश्मन की ताकत को अपनी ऊर्जा में बदल लेता है। यही मॉन्क माइंड की ताकत है। और रिश्तों के मामले में भी ये ऊर्जा का लेन देन है। भरोसे के 4 स्तर हैं: योग्यता, चरित्र, परवाह और निरंतरता। और मैट्रिक्स का इंसान सिर्फ एक स्तर देखकर भरोसा कर लेता है और धोखा खाता है। इसीलिए मॉन्क माइंड उम्मीदों का ही कत्ल कर देता है। और अहंकार को भूखा मारने का जो अंतिम हथियार है, वो है सेवा। डार्क साइकोलॉजी में इसे हीलिंग थ्रू हेल्पिंग कहा जाता है। यानी किसी दूसरे दुखी इंसान की निस्वार्थ मदद करना अपने खुद के कष्ट को कम करने का सबसे तेज तरीका है। ये तो प्रतियोगिता के भ्रम को ही मिटा देता है। और अपनी सांसों का एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करके वो नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। और इस पूरी रणनीति की जो सबसे बड़ी सलाहकार है, वो है मौत। मेमेंटो मोरी, ये याद रखना कि मैं आज भी मर सकता हूँ। ये विचार दिमाग की सारी बकवास को 1 सेकंड में राख कर देता है। तो अगर हम इस पूरे सफर के निचोड़ को देखें तो ये साफ हो जाता है कि मॉन्क बनने का विचार कोई कमजोर सन्यासी बनने का रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी भट्टी है जहां इंसान अपना अहंकार, डर और झूठी पहचान जलाकर राख कर देता है और बनता है एक अछूत आर्किटेक्ट। भटका हुआ मंकी माइंड मर चुका है और अब मंक मैट्रिक्स पर राज करता है। क्या बात है, दिमाग को झकझोर देने वाला नजरिया। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर अकेले में सोचा जा सकता है। अगर हमारा सारा डर, पहचान और अहंकार मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग है, तो दिन भर हमारे दिमाग में जो आवाज़ बोलती रहती है, क्या वो सच में हमारी आवाज़ है? और अगर हम उस आवाज़ की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से म्यूट कर दें, तो उस पूर्ण सन्नाटे के पीछे असल में बचेगा क्या?